और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कर्नाटक के कोलार में कुछ लोगों ने बीएसएफ जवानों पर फूल बरसाए। दरअसल ये जवान वहां विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के लिए पहुंचे। इसी दौरान उनका अलग अंदाज में स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों ने बीएसएफ के काफिले पर अपने घरों की छतों से फूल बरसाए। साथ ही कुछ जवानों को बच्चों ने फूल भी दिए, जिस पर बीएसएफ जवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया। राज्य में अगले महीने 10 मई को चुनाव होंगे। भारत की आजादी के 75 साल के मौके पर चिली में भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पंजाबी कलाकारों ने भी परफॉर्मेंस दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग भारतीय लोकगीतों पर थिरक उठे। त्रिपुरा के अगरतला में G20 देशों के प्रतिनिधियों का ग्रीन एनर्जी पर एक समिट आयोजित हुआ। इस साइंस 20 समिट में भारतीय संस्कृति की झलक भी नजर आई। नागालैंड सरकार में मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इमना एलोंग का एक और ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ एक तस्वीर शेयर की और जिंदगी में हंसी का महत्व समझाया। साथ ही उन्होंने खुद को सख्त बताया, लेकिन ये भी लिखा कि वो यहाँ पिघल गए। महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर को 21,000 फूलों से सजाया गया। इससे मंदिर की भव्यता देखने लायक हो गई। बताया गया कि एक श्रद्धालु ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर सूर्यमुखी के ये फूल मंदिर में लगवाए। इस दौरान गणपति की मूर्ति के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर को ही इन सूर्यमुखी के फूलों से सजाया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की खबर ऑनलाइन शॉपिंग में फर्जी वेबसाइट्स के जरिए हो रही लूट से जुड़ी है। आजकल छोटी से छोटी चीज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का चलन है क्योंकि इसमें सुविधा है और बचत भी, लेकिन इसमें जरा सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि बड़े स्टोर की फर्जी वेबसाइट्स बनाकर बेहद सस्ते सामान का ऑफर देते थे और जैसे ही लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करते थे, उनके खाते में सेंध लगाई जाती थी। लूट के इस तरीके के आप शिकार ना हो, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। वो दिन गए जब बाजार में जाने पर आटे दाल का भाव पता चलता था। अब तो बस एक क्लिक की जरूरत है। भाव के साथ वैरायटी का पता भी चल जाता है और थोड़ी देर में आटा दाल दुकान से चलकर घर तक पहुंच जाता है। कैसे होएगा मेम साहब? आलू नहीं, कांदा नहीं, मसाला नहीं, खीरा भी नहीं। अब खिचड़ी बनाएगा तो सब खींच खींच करेगा ना। इंटरनेट वाले मोबाइल फोन ने शॉपिंग का पैटर्न ही बदल दिया है। कपड़े हो या कॉस्मेटिक्स या फिर राशन का सामान, इनकी खरीदारी के लिए कई बड़े स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन देते हैं। यानी इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर किया और सामान घर पर हाजिर। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन इस नए पैटर्न की जो परेशानी है उसे भी समझना जरूरी है। साइबर अपराधी बिग बास्केट या ऐसे ही दूसरे बड़े ब्रांड्स की फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं और इसके जरिए लोगों के खातों में सेंध लगा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में एक गैंग ने इसी तरीके से आम लोगों से करोड़ों की ठगी की। इसलिए जरूरी है कि वेबसाइट के फर्जीवाड़े पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि नोएडा से इस ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। एक साइबर फ्रॉड गैंग ने डी मार्ट, बिग बाजार और बिग बास्केट की फर्जी वेबसाइट बनाई और फर्जी वेबसाइट को मामूली फर्क के साथ इस तरह बनाया गया कि वो ओरिजिनल लगे। इसी वजह से लोग इनके झांसे में फंस जाते थे और वेबसाइट का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए करते थे।
इसके साथ ही वेबसाइट्स पर लोगों को डिस्काउंट और बेहद सस्ती कीमत पर प्रोडक्ट्स ऑफर किया जाता था। इसकी वजह से भी लोग उनके जाल में आसानी से फंस जाते थे। जाहिर है लोगों ने फर्जी वेबसाइट्स को बिग बास्केट या बिग बाजार की ओरिजिनल वेबसाइट समझा। वहां सस्ते प्रोडक्ट देखकर वो खुद को शॉपिंग के लिए रोक नहीं पाए। पहले सामान ऑर्डर किया और फिर उसकी पेमेंट भी कर दी। साइबर फ्रॉड गैंग को बस इसका ही तो इंतजार था। जैसे ही लोग पेमेंट करते, आरोपी उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स एक्सेस कर लेते। बाद में इसका इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते। इस तरह इस गैंग ने मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड की फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई स्टोर की वास्तव में कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, फिर भी लोग फर्जी वेबसाइट के झांसे में आ गए। जब कुछ केस पुलिस के पास पहुंचे तो तहकीकात शुरू हुई और साइबर हेल्पलाइन टीम ने नोएडा से 6 आरोपियों को धर दबोचा। पता चला कि आरोपियों ने न सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन इस गैंग के पकड़े जाने का ये मतलब नहीं कि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मुमकिन है कि ऐसे कई ठग या ठगों का गैंग आपके खाते में सेंध लगाने के फिराक में हो। इसलिए आपका बेहद सावधान रहना जरूरी है। किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करने से पहले उसकी स्पेलिंग और दूसरी डिटेल्स जरूर चेक करें और अपने कार्ड डिटेल्स को किसी भी वेबसाइट पर सेव करके ना रखें। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए ऐसे फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे समझने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर क्रेडिबल नाम से लोगों को ठगना, ये बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। इस बार डीमार्ट और जो बिग बाजार की वेबसाइट बनाकर लोगों को सस्ते प्रोडक्ट ऑफर किए गए। लोग उस वेबसाइट पर भरोसा कर लेते हैं, पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट मिलता नहीं। ये एक बहुत कॉमन तरीका है, कई सालों से हो रहा है। खास तौर से जब कोई फेस्टिवल सीजन होता है तो ऐसी वेबसाइट बहुत बढ़ जाती है और जो भी ये बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके नाम पर वेबसाइट, सिमिलर वेबसाइट खुलने लगती है जो दिखती बिल्कुल वैसे ही है और उसके आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा वर्ड डाल देंगे, जैसे कि चीप सेल bigbazaar.com या सेल वर्ड डाल दिया या डिस्काउंट वर्ड डाल दिया डिस्काउंट bigbazaar.com करके, और उसके बाद लोगों को वो अलग अलग चैनल से भेजा जाता है, ग्रुप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। कई बार लोग को ईमेल भी आती हैं और उसमें वो लोग भरोसा कर लेते हैं कि अरे इसमें 50% डिस्काउंट पर ये मिल रहा है, 80% डिस्काउंट पर ये मिल रहा है, और लोग उस पर पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रखें, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको किसी भी चैनल से, मार्केटिंग चैनल से भेजी गई है, उसको क्लिक ना करें, उस पर भरोसा ना करें। यदि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, खुद वो वेबसाइट ढूंढें गूगल पर और खुद टाइप करें। किसी लिंक के द्वारा ओपन की गई कोई भी वेबसाइट ऑथेंटिक होगी, क्रेडिबल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसको जब तक आप अलग अलग चैनल के थ्रू वेरीफाई ना कर लें, पैसे तो कभी ट्रांसफर ना करें। और जैसे ही आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा सस्ता ऑफर हो रहा है प्रोडक्ट, तो सचेत हो जाए, क्योंकि बिना किसी कारण कोई प्रोडक्ट 80% सस्ता नहीं हो सकता और आप उम्मीद करें कि प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो फिर आप पछताएंगे। इसलिए ध्यान रखें, सचेत रहें और लोगों को बताएं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए पद्म पुरस्कार। सीधे चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अदालत ने साफ किया कि नेताओं के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई गाइडलाइंस जारी करने से इनकार कर दिया। इससे पहले इन विपक्षी दलों ने सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था, पर अब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के रुख के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में पद्म पुरस्कार दिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने लिया। वहीं इस मौके पर अभिनेत्री रवीना टंडन को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इनके अलावा कई और लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए पद्म सम्मान दिए गए।
हनुमान जयंती से एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए। इसमें राज्यों को कानून व्यवस्था के सख्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट की सलाह के बाद बंगाल में 3 जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि हनुमान जयंती पर रामनवमी जैसी हिंसा न हो। गृह मंत्री अमित शाह से 14 मुस्लिम संगठनों ने मुलाकात की। इस दौरान हेट स्पीच, कॉमन सिविल कोड और रामनवमी हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं खबर है कि अमित शाह ने इस बैठक में कर्नाटक के पसमंदा मुसलमानों का आरक्षण बनाए रखने की बात कही। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वो सीबीआई और ईडी दोनों के ही मामलों में जेल में रहेंगे। वहीं उनकी बेल पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। उत्तराखंड के चमोली में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खोले जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बैठक में फैसला लिया गया। हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। रामनवमी के मौके पर शुरू हुई हिंसा को लेकर बिहार में जबरदस्त सियासी हंगामा और महागठबंधन सरकार और बीजेपी में जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। विपक्ष के सवालों के घेरे में नीतीश कुमार हैं, जो खुद हिंसा के पीछे साजिश का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में बवाल पर सवाल उठा तो विधानसभा में भी घमासान हुआ। हिंसा पर सदन में सरकार से जवाब मांगते हुए बीजेपी के विधायक बेल में पहुंचे तो स्पीकर ने मार्शल के जरिए उन्हें बाहर फिकवा दिया। पर इससे हंगामा नहीं थमा। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सरकार पर बीजेपी का हमला जारी रहा। महोदय, पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है। पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। महोदय, सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है। महोदय, मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, क्यों मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय? रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा से बिहार में सियासी पारा हाई है। बीजेपी सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है और नीतीश कुमार पहली बार बोले तो सीधा केंद्र तक पहुंच गए। जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। और 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सियासत इस बात पर भी है कि हिंसा के दौरान नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल हुए। सवाल इस बात पर भी है कि नीतीश हिंसा की चपेट में आए अपने गृह जिला नालंदा क्यों नहीं गए? नालंदा में जो उनका गृह जिला है, दंगे में लोग जल रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है और नीतीश कुमार फोटो खिंचवाने में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो तो कार्यालय खोल ले जाकर के किसी मस्जिद में, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दंगे में तो भी हो आते, एक बार घूम आते। आप नालंदा जाएंगे? नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। कुछ खास नहीं है, सब अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। अब आप जाएंगे? हम तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहाँ पर करवाए हैं आप जानते नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है, तो सबका देख ही रहा है। 2024 के महासमर में जब मुश्किल से साल भर का वक्त बचा है, तब हिंसा की गंभीरता से चुनावी संवेदनशीलता का जुड़ना लाजमी है। बीजेपी और आरजेडी दोनों की नजर अपने अपने वोट बैंक पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार बनने पर दंगाइयों को उल्टा लटका देने का दावा किया था, तो तेजस्वी सीधा करने का ऐलान कर रहे हैं। ये बिहार है और बिहारी जो है
उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे, बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देगा। बिहार में हिंसा पर हो रही सियासत में ओवैसी त्रिकोण बना रहे हैं। महागठबंधन सरकार से तल्ख सवाल पूछे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश उनको तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए। नीतीश के हमले पर ओवैसी का जवाब ट्वीट के जरिए आया। लिखा कि एक आदमी जिसने भाजपा का दामन गुजरात 2002 के बावजूद भी नहीं छोड़ा, वो आज एजेंट की नोटरी चला रहा है। बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, वो हम पर सवाल उठा रहा है। आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? हिंसा की आग में सुलगे बिहार में फिलहाल मसला अमन चैन का है, लेकिन सियासी जोर आजमाइश में जनता के जख्मों का सवाल पीछे छूटता नजर आता है। इस पूरी तस्वीर को चुनावी दंगल के लिहाज से देखिए तो साफ है कि बीजेपी के लिए बिहार की लोकसभा सीटें अहम हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होने का संकेत दे रहे नीतीश भी हर हाल में अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, और ये जुबानी जंग भी इसलिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, बिहार ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी जबरदस्त सियासी बवाल है। हुआ ये कि SSC बोर्ड का पर्चा लीक होने के मामले में पुलिस प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को आधी रात गिरफ्तार करके ले गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव के हालात बन गए। पुलिस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ और जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना का दौरा करना है। हैदराबाद में वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बंदी संजय की गिरफ्तारी से सियासी माहौल गर्म हो गया है। केंद्र सरकार से केसीआर की तनातनी पहले से चल रही है। केसीआर की बेटी कविता के ऊपर दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने शिकंजा कसा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद तनातनी और तेज होने के आसार हैं। एक षड्यंत्र के तहत अपने घिनौने कारनामों से डाइवर्ट करने की कोशिश केसीआर कर रहे हैं और बेसलेस झूठे पर्चे डाले जा रहे हैं। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर मार्केट में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 583 अंक के साथ 59,689 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 159 अंक उछलकर 17,557 के स्तर पर बंद हुआ। जहां सेंसेक्स के 30 शेयरों में 21 तेजी के साथ और 9 गिरावट के साथ बंद हुए, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में 38 शेयर तेजी और 12 गिरावट के साथ बंद हुए। बुधवार को सराफा मार्केट में सोना 1,025 रुपए की तेजी के साथ 61,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 60,055 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 1,810 रुपए की तेजी के साथ 73,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। कारोबारी अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स की ओर से ब्लैक मनी एक्ट के तहत भेजे गए नोटिस और जुर्माने पर अंतरिम रोक जारी रखी। यानी इस अंतरिम रोक को अदालत ने अगले आदेश तक बढ़ा दिया। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI जारी हुआ। इसके मुताबिक मार्च के महीने में सर्विस सेक्टर की रफ्तार दर धीमी रही। ये विकास दर 57.8% दर्ज की गई, जो फरवरी में 59.4% के साथ अपने हाई लेवल पर थी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है।
आज एक ऐसे शख्स की मेहनत को आपके सामने हम ला रहे हैं जिन्होंने अपने शौक को समाज के सामने एक मिसाल की तरह पेश किया। परविंदर सिंह ने मोहाली में एक ऐसा सिख म्यूजियम बनाया जिसके जरिए लोग सिख समुदाय के इतिहास को समझ पाए। देखिए मोहाली से ललित शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ये मूर्तियां अपने आप में खास हैं क्योंकि इनका इतिहास भी खास है। जानते हैं आखिर यहाँ कौन से समाज की समृद्ध कहानियां उकेरी जा रही। सिख धर्म का जो इतिहास है ज्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 400-500 साल पुराना इतिहास है। यही सोचे चला था क्योंकि ऐसा कोई म्यूजियम बनाया जाए जिससे हम नवी पीढ़ी, नवी जनरेशन को सिख इतिहास की जानकारी दे सकें। इसलिए करीब 22 साल से मैं सिख शहीदों के ऐसे मॉडल बना रहा हूँ। जी हां, मोहाली में सिख समुदाय के समृद्ध इतिहास को अपनी क्रिएटिविटी के जरिए संजोने, उसको बचाने का बीड़ा उठाए हैं परविंदर सिंह। जो कुर्बानियां हमारी है, हमारे बच्चे भी नहीं जानते। क्यों ना ऐसा कोई म्यूजियम बनाया जाए जिससे इतिहास की जानकारी दे सकें बच्चों को। इसलिए मैं फिर थोड़ा थोड़ा करने लगा। वैसे इस काम का मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई। वैसे जो बचपन में मिट्टी वगैरह से करते थे काम, मिट्टी, सीमेंट से, लोहे से, फिर मैं फाइबर से ऐसे मॉडल बनाने लगा। पहले एक मॉडल बनाया, फिर 2 बनाए। कुछ मैं चंडीगढ़ गुरुद्वारा साहिब में भी लगाए थे, 34 सेक्टर में। वहाँ से लोगों ने बड़ा पसंद किया ऐसे। और ऐसा ऐसा मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, हौसला बढ़ा भी ऐसा कोई म्यूजियम बनना चाहिए। इसलिए मैं 22 साल से फिर सिंह शहीदों मॉडल बनाने लग गया। परविंदर सिंह कहते हैं कि उनकी ये मूर्तियां फाइबर से बनी हैं, जिनको बनाने में उन्हें परिवार का साथ तो मिला ही, बल्कि कुछ और सहयोगी भी इस काम में पूरी मेहनत से लगे हैं। फाइबर ग्लास के बने हुए हैं जी। बाकी जो फिनिशिंग वगैरह से एम सिल्वर करते हैं। बाकी जो इसके अंदर पेंटिंग हुई हाथ से होती है सारी है। कपड़े वगैरह जो असली हैं, जो दाढ़ी वगैरह लगी वो भी असली है, वो मेरी वाइफ वगैरह लगाती है इसके ऊपर। बचपन से ही परविंदर सिंह को मूर्तियां बनाने का शौक रहा। भले ही पेशा उनका स्कूटर मैकेनिक का था, बावजूद इसके अपनी कला को उन्होंने मरने नहीं दिया, क्योंकि मकसद सिख समुदाय की कहानियों को लोगों तक पहुंचाना जो था। इस म्यूजियम में आपको महाराजा रणजीत सिंह के अलावा सिख समुदाय में हुए कई वीर सपूतों के स्टैचू आपको मिल जाएंगे, जिनको बनाने में ही काफी मेहनत और खर्चा लग जाता है। खर्चा काफी आ जाता है। तो जैसे लग है कि जलाद में 30-35 हजार आ जाता है। हम जिसको राजा महाराज बनाते हैं उसे 100 लाख 1.5 लाख भी आ जाता है खर्चा। जैसे हम महाराज रणजीत सिंह बनाया, इसलिए पैसा सारा डोनेशन से आता है। इधर गोलक लगाई हुई है। अभी सरकार से कोई सहयोग नहीं है, ना नवी सरकार है, इससे उम्मीद है भी कुछ हेल्प करेंगे। यकीनन मोहाली में बना ये सिख म्यूजियम जहां एक सोच के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए गाइड की भूमिका में है, तो वहीं इस खास म्यूजियम को बढ़ावा देने की खातिर परविंदर उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी इस कला को न केवल लोग समझें बल्कि सरकार भी प्रोत्साहित करे। मोहाली से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में 730 पीएम श्री स्कूल बनाने को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल केंद्र सरकार की योजना के तहत देश भर में विकसित किए जा रहे हैं। 14,500 पीएम श्री स्कूल में शामिल होंगे। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था होगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत राज्य के 52 जिलों में 104 और 313 ब्लॉक में 626 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। पीएम श्री स्कूलों को बनाने का 60% खर्च केंद्र और 40% खर्च राज्य सरकारें उठाएगी। इन स्कूलों के संचालन में हर साल 277 करोड़ से ज्यादा खर्च आएंगे, जिसमें राज्य सरकार को 110 करोड़ रुपए देने होंगे। पीएम श्री स्कूलों के लिए केंद्र की तरफ से 5 साल तक आर्थिक मदद मिलेगी, जिसके बाद स्कूलों को चलाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पीएम श्री स्कूल योजना से देश भर में 20 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ये योजना देश भर में शैक्षिक वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक चलाई जाएगी। एप्पल मुंबई में खोलेगी अपना पहला स्टोर। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। एप्पल ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो भारत में अपना पहला आधिकारिक स्टोर खोलेगी। बताया गया कि वो ये स्टोर मुंबई में खोलेगी। इसमें ग्राहकों को कंपनी के कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं का फायदा मिलेगा।
ब्रिटेन में टिकटॉक की मुश्किलें बढ़ गईं। अब उस पर 12.7 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। टिकटॉक को डेटा प्रोटेक्शन कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया। देश की नई प्रतिभाओं को अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा मौका मिलेगा। दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए अमेज़न के साथ एक करार किया। इसके तहत युवाओं की देश के बड़े टीवी और फिल्म संस्थानों में वर्कशॉप ट्रेनिंग करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और वरुण धवन ने इससे जुड़े एक MOU पर हस्ताक्षर किए। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा नई फिल्म आदि पुरुष से जुड़ा है, जो रिलीज से पहले ही विवादों में गिरती जा रही है। फिल्म के पहले पोस्टर पर हुए विवाद के बाद अब नए पोस्टर पर भी विवाद बढ़ गया है। डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म के नए पोस्टर में एक्टर प्रभास और सनी सिंह राम और लक्ष्मण की भूमिका में धोती पहने हुए हैं और धनुष बाण लिए हुए हैं। वहीं फिल्म के पोस्टर में सीता बनी एक्ट्रेस कृति सनन अपना सिर ढके साधारण साड़ी में नजर आ रही है। इसके अलावा हनुमान की भूमिका में नजर आ रहे एक्टर देवदत्त हाथ जोड़कर जमीन पर घुटनों के बल झुककर बैठे। रामनवमी के दिन जारी हुए इस पोस्टर पर विवाद बढ़ा, अब पुलिस तक पहुंच गया है। मुंबई में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। संजय दीनानाथ तिवारी नाम के सनातन धर्म प्रचारक ने मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन में आदि पुरुष के पोस्टर को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशीष राज और पंकज मिश्रा के जरिए दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आदि पुरुष के नए पोस्टर से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में कहा गया है कि फिल्म आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर बनी है, लेकिन इसमें भगवान राम को हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस से अलग दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर में रामायण के सभी चरित्र बिना जनेऊ पहने दिखाए गए हैं, जो कि हिंदू सनातनी धर्म से में विशेष महत्व रखता है। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर IPC के सेक्शन 295A, 298, 534 के तहत FIR दर्ज करवाई गई है। इसी साल 16 जून को रिलीज होने वाली ये फिल्म फिलहाल कानूनी पचड़े में फंसी नजर आ रही है। इस केस पर सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल अड्डा में हमने इस पोस्टर पर हो रहे विवाद को लेकर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। फिल्में बनती हैं, फिल्में आती हैं, बहुत सारी फिल्में जो हैं एक ग्रैंड चीज खड़ी करके जाती हैं। ऐसे में आपने पहले पोस्टर देखा इसका, राम जी जो पोस्टर में खड़े हैं, आदि पुरुष का पोस्टर देखा, आपको क्या लगा, ऐसा क्या दिक्कत है? जिस प्रकार से फिल्म आदि पुरुष जो बिग बजट फिल्म बोल के सब जगह पे उसका प्रमोशन किया जा रहा है, उस फिल्म में भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी का जिस प्रकार से उन्होंने टीजर में और पोस्टर में गलत तरीके से जो की छवि है उसको दिखाया गया है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर एक साकिनाका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा पोस्टर रिलीज हुआ, उसमें भी गलत तरीके से दिखाया है। तो हमारे हिंदू देवी देवता के ऊपर कौन सा भी गलत तरीके से अगर प्रेजेंट करना चाहेंगे, फिर वो कोई भी होने दो, कितनी भी बिग बजट फिल्म होने दो, एज ए हिंदू हम ये चीज सहन नहीं करेंगे। सर आप क्या मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा विवाद जो है वो पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारे पिक्चरों में हमने फिल्मों में देखा ऐसा विवाद हुआ है। आदि पुरुष का विवाद थोड़ा सा अलग है, जिस तरीके से एनिमेशन अच्छे करने के चक्कर में जो चीजें हुई बहुत विवाद हुआ। अब पोस्टर है, आपने पोस्टर देखा, वो पोस्टर में आपको क्या लगा, क्या गलत है? जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि हमारे हिंदू देवत है, उनके बारे में तुमको अगर फिल्म बनानी है तो इतने लोग हैं, उनका एनिमेशन करो, जिनकी हम श्रद्धा करते हैं, जिनको हम पूजन करते हैं, उनके तुम अलग अलग फेसेस बनाओगे, उनको तुम अलग अलग एनिमेशन करोगे, ये योग्य है क्या? तो हमारा खाली मुंबई की जनता का यही रिक्वेस्ट है और यही विनंती है और यही आदेश है कि हमारे हिंदू देवों के बारे में उसके ऐसी एनिमेशन नहीं करो, ये हमको मान्य नहीं है। अभी कैसा है, कोई भी मूवी बनता है तो मूवी बनाने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि मूवी एक आईना होता है, कि लोग मूवी को देख के जो सही मानते हैं, ठीक है, और अभी जो हमारी जो न्यू जनरेशन पीढ़ी है उनको भी वही लगेगा कि उस तरीके के थे जो नहीं है। तो इस प्रकार हमारे हिंदू देवताओं को तुम ऐसे बदनाम या फिर गलत इसमें मत दिखाया करो, जिससे बच्चे देखेंगे और उनके माइंड में एक अलग सेट होगा कि अरे ऐसे भगवान थे, पर वैसे नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम सबका विरोध है उस चीज पर कि हम उसको ऐसे फिल्म को आगे नहीं चलने देंगे। पोस्टर में कुछ ज्यादा ही उनको एलेबोरेट किया है और सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे जो भी वो एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इसके वजह से समाज में अशांति और तेढ़ निर्माण होता है और उसके वजह से जो आम हिंदू लोग हैं या कौन से भी धर्म के लोग हो,
सबकी भावना दुखती है। ये सिर्फ वो जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे समाज में झगड़ा लगा के कुछ नहीं होगा। इसके वजह से और वाद विवाद होगा और पॉलिटिक्स होगा और पॉलिटिकल ड्रामा होगा। क्योंकि एक तो पहली बात ही हमारे देश में पॉलिटिकल ड्रामा की कमी नहीं है, महाराष्ट्र तो उसका केंद्र बन चुका है। इसकी वजह से हम जनता तंग आ गए। तो एटलीस्ट जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने सोचना चाहिए कि सिनेमैटिक लिबर्टी एक लिमिट तक रखनी चाहिए और किसी की भावनाओं को और धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। रूपर्ट मर्डोक की सगाई टूटने की आई खबर। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका नरक बनता जा रहा है। दरअसल अदालत में पेशी के बाद ट्रंप फ्लोरिडा में अपने घर लौटे, जहां उन्होंने समर्थकों के बीच एक सभा की और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। पेरू के पियूरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां के उत्तरी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में भी बाढ़ का ये पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग इस पानी को बाहर निकालते भी दिखे। चिली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 रही। इस भूकंप के बाद वहां कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यूरोप के देश बोस्निया में भारी बर्फबारी हुई। इससे वहां के कई सड़कें बर्फ से भर गईं। वहीं लोगों को छातों के साथ घरों से बाहर निकलना पड़ा। बोस्निया में इतनी बर्फबारी हो रही है कि घर, कारें बर्फ से भर चुकी हैं। खबर है कि मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक ने शादी करने का फैसला टाल दिया। चर्चा है कि दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे। मर्डोक ने पिछले महीने 66 साल की पूर्व पुलिस पादरी एन लेस्ले स्मिथ से शादी का ऐलान किया था। मर्डोक ने पिछले साल अपनी चौथी पत्नी को तलाक दे दिया था, जबकि लेस्ले की भी ये तीसरी शादी होने वाली थी। दोनों की मुलाकात पिछले साल सितंबर में हुई थी। 93 साल के मर्डोक ने मार्च में सगाई का ऐलान करते हुए कहा था कि उन्हें पता है कि ये उनका आखिरी प्यार होगा। और अब बात करते हैं सपनों की नगरी कहे जाने वाले मुंबई की। दरअसल इस शहर में सफर करना अभी भी सबसे सस्ता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि मुंबई में सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। देखिए ये रिपोर्ट। माया नगरी मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। ऐसा शहर जहां सितारों का मजमा जुटता है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और आलीशान घर है तो सबसे बड़ा स्लम भी है। वो शहर जहां लोकल ट्रेनों का जाल भी है और बेस्ट बसों की रफ्तार भी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सफर करना अब दुनिया में सबसे सस्ता हो चुका है। मुंबई में यात्रा करना काफी किफायती माना जाता है। लोकल ट्रेन और बेस्ट बसेस, इन दोनों में लोग किफायती तौर पर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में अब एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में मुंबई जो सिटी है उसको सबसे ज्यादा किफायती शहर माना गया है ट्रैवलिंग के, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके हिसाब से। मुंबई में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी लाइफलाइन से कम नहीं है और एक स्टडी के मुताबिक मुंबई की ये लाइफलाइन सबसे किफायती है। इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि मुंबई में दुनिया का सबसे किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैश्विक टिकटिंग डिस्काउंट फर्म पिकोडी ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है, जिसमें दुनिया के 45 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर रिसर्च की गई है। इस अध्ययन में सिंगल टिकट की कीमतों के साथ मासिक पास पर भी ध्यान दिया गया है। मासिक पास के मामले में मुंबई बाकी शहरों से थोड़ा महंगा है, जबकि इस लिस्ट में नागपुर सबसे सस्ता शहर माना गया है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इज वेरी इजी एंड सस्ता भी है एंड काफी क्विक भी है। यस, कम्यूट फ्रेंडली है, सब जगह कनेक्टेड है, सो इट्स वेरी गुड। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और मुंबई से आते हैं, चेन्नई से लोग हैं, बैंगलोर से लोग, इतने सारे टूरिस्ट भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। एवरी डे आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एवरी डे बस से कम्यूट होता है मेरा एंड इट इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी इजी एंड देयर आर वेरियस ऐप एज वेल। अगर ट्रेन से भी ट्रैवल कर रही हूँ तो एम इंडिकेटर, चलो ऐप, ये सब है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू गो अराउंड द सिटी।
हालांकि दुनिया में कई ऐसे शहर भी हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। इनमें लग्जमबर्ग, तेलिंग और माल्टा की राजधानी वालेटा जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन वो शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, वहां माया नगरी मुंबई सबसे किफायती है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। विराट कोहली को रैंकिंग में हुआ है बड़ा फायदा। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। विराट कोहली को आईसीसी की वनडे रैंकिंग में एक पायदान का फायदा हुआ और वो 7वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गए। वहीं शुभमन गिल चौथे पायदान पर बने हुए हैं, जो कि उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। वहीं रोहित शर्मा भी टॉप 10 में शामिल हैं। रोहित बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर काबिज हैं। आईपीएल के जारी सीजन में पंजाब किंग्स को एक बड़ा झटका लगा। राज अंगद बाबा चोटिल होकर अब आईपीएल से बाहर हो गए। राज की जगह पंजाब ने गुरनूर सिंह बरार को टीम में शामिल किया। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल को तुर्की की खिलाड़ी ने हरा दिया। पहले दौर के इस मुकाबले में साइना को तुर्की की शटलर ने 16-21 और 14-21 से मात दी।